हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 3 रंगास मैरिज। इसके लेखक हैं मस्ती वेंकटेशा अय्यंगार। अब हम इस पूरे पार्ट की समरी को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ने इस कहानी को जानबूझकर कोई आकर्षक शीर्षक नहीं दिया, जैसे जगन्नाथ जी की विजय और गिरजा का विवाह। कारण सीधा और सरल है। यह विवाह रंगा का है, जो कि गांव के पटवारी का बेटा है। वह होसहाली गांव में रहने वाला है। मैसूर में है जो होसहाली गांव, वहां पर रहने वाला है। उसे बेंगलुरु पढ़ने के लिए भेजा गया। ऐसी घटनाएं उन दिनों सामान्य नहीं थी, यानी कि पढ़ने के लिए किसी को बाहर जाना ऐसी बात आसान बात ना थी। बेंगलोर शिक्षा लाभ के लिए जाना एक बड़ी घटना थी। इसमें समस्त ग्रामवासियों की जिज्ञासा तथा आश्चर्य को जगा दिया कि हमारे गाँव से कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। होसहाली गाँव का जिक्र किसी भूगोल की पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज लेखकों को शायद पता ही नहीं था कि ऐसा कोई स्थान मैसूर राज्य में है। इसीलिए भारतीय लेखकों ने भी इसका जिक्र नहीं किया। यह बहुत बुरी बात थी। गांव का अपना एक डॉक्टर है, गुड़भट्ट। उसने गांव के बाहर के कई स्थानों का भ्रमण किया है। इसके अलावा गांव में कुछ आम के वृक्ष हैं। उनके फलों का खट्टापन जग जा है, पूरी जग जानता है। चटनी बनाने के लिए वे उपयुक्त हैं, यानी चटनी बनाए तो पूरा परिवार खा ले, फिर भी आम खत्म ना हो, ऐसी चटनी बनती है। जिस प्रकार उस गांव की विशेष चीज़ है, उसी प्रकार से कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। गांव के ताल में एक बेल उगी है, जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि उन्हें अगर एक साथ लाया जाए तो भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि थाली की जगह उन पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रंगा के विवाह की घटना कोई 10 वर्ष पुरानी थी। इस गाँव में गांव का पटवारी पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या गांव में बहुत कम थी, इसीलिए कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी आम बात ना थी। कोई मतलब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी नहीं करता था। एक दिन रामाराव यानी पटवारी के बेटे को एक गरीब महिला को एक बंडल जलावनी लकड़ी यानी जलने वाली लकड़ी के बंडल की कीमत 4 पैसे देनी थी, पर उसके पास तो रेजगारी ना थी, यानी खुले ना थी। उसने महिला को बोला कि कल आना। बेचारी महिला चेंज यानी छुट्टी का अर्थ नहीं जानती थी। मतलब उसने कहा उस पटवारी जी के लड़के ने कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तुम कल आना, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूँगी। अब वो बेचारी महिला उसको चेंज का अर्थ मालूम ना था, इसलिए वह बड़बड़ाती हुई चली गई। रंगा की घर वापसी भी एक घटना बन गई। लोग उसे देखने के लिए उसके घर पहुँच गए। इसी भीड़ से आकर्षित होकर कथाकार श्यामा भी, जो लेखक हैं श्यामा, वह पहुंच गया वहां पर। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ, यहाँ कोई मदारी का बंदर आया हुआ है? रंगा मुस्कुराता बाहर निकल आया। वह तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था। एक वृद्धा ने उसकी छाती पर हाथ फेरा तथा आंखों में झांका, यानी आंखों में देखा। उसने कह दिया कि लड़के ने अपनी जाति बिरादरी से नाता नहीं तोड़ा है। जन समूह संतुष्ट होकर तितर-बितर हो गए, यानी कि उसके जो जनेऊ धारण करते हैं वह जनेऊ उसके गले में था। उसने छाती पर जे चेक करने के लिए हाथ फेरा था। जब भीड़ घट गई तो श्यामा यानी कि लेखक ने रंगा से उसकी कुशल मंगल पूछी कि कैसे हाल है तुम्हारे। लड़के ने सादा उत्तर दिया कि वह सकुशल है। उसने झुककर श्यामा के चरण स्पर्श भी किए। लेखक ने उसे आशीष देते हुए कहा, परमात्मा करे तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाए। उसी शाम रंगा 2 संतरे लेकर लेखक के घर पहुंच गया, यानी श्यामा जी के घर पहुंच गया। पूछे जाने पर वह बोला, अभी मुझे विवाह करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो किसी परिपक्व आयु और बुद्धि वाली लड़की से विवाह करूंगा, छोटी आयु की बच्ची से नहीं। दूसरी बात, मैं अपनी पसंद की लड़की से विवाह करूंगा। लेखक को विश्वास हो गया कि रंगा एक अच्छा पति सिद्ध होगा, इसलिए उसने ठान ली कि वह शीघ्र ही रंगा को एक लड़की की तलाश करेगा। रामाराव की भतीजी उसके घर रहने आई थी। वह किसी बड़े नगर की रहने वाली थी। वह बीना तथा हारमोनियम बजाना जानती थी। उसका स्वर भी मधुर था। उसके दोनों माता पिता दिव्यांग हो चुके थे, यानी उनका डेथ हो चुकी थी। लेखक एक दिन रामाराव के घर आया। लड़की का नाम था रत्ना। वह कथाकार से घुलकर बात करने लगी। श्यामा ने रामाराव को बोला कि रत्ना को घर भेज देना ताकि छाछ ले आए। वह शुक्रवार को साड़ी पहनकर आई। तब वह एक गाना गा रही थी, क्योंकि उसको श्यामा जी ने कहा था कि गाना सुनाओ अच्छा सा कोई।
रंगा भी दरवाजे पर आ गया। उसे गायिका को देखने की जिज्ञासा होने लगी कि इतनी सुंदर आवाज़ में गाना कौन गा रहा है। इसलिए उसने अंदर झांका। रत्ना इन्हें एक अजनबी को आते हुए देखकर गायन बंद कर दिया। रंगा को निराशा हुई कि मैंने उसके गाने में विघ्न डाली। शर्मा कर रत्ना घर के अंदर भाग गई। रंगा ने लड़की के बारे में पूछताछ की। उसे मन ही मन यह खुशी हुई कि रत्ना अभी कुंवारी है, पर कथाकार ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसने बताया कि रत्ना का विवाह तो 1 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। रंगा सीधे ही वहाँ से चला गया। श्यामा अगली सुबह शास्त्री जी के पास गया तथा उन्हें सिखाया कि उन्हें रंगा से क्या क्या कहना है। वह स्वयं शाम को रंगा के घर गए। बालक ने शिकायत की कि सिरदर्द हो रहा है। लेखक उसे लेकर शास्त्री जी के पास पूछने गया कि उसके ग्रह क्या कहते हैं। शास्त्री जी ने श्यामा को देखकर आश्चर्य दिखाया। फिर उसने रंगा को देखा। लेखक ने रंगा को बोला कि अपनी चिंता शास्त्री जी को बताओ। तुरंत उत्तर मिला कि रंगा किसी लड़की के बारे में सोच रहा है जिसका नाम सागर पर्यायवाची है, यानी कि सागर का पर्यायवाची है। वह नाम ना तो कमला हो था ना ही पक्षी था। वह मोती हो सकता है या रत्ना। उसने श्यामा बाबू को प्रोत्साहित किया कि रामाराव की भतीजी रत्ना से विवाह की चर्चा छेड़ी जाए, यानी कि शास्त्री जी ने उससे कहा कि ऐसी चर्चा छेड़ो कि रामाराव की भतीजी से रंगा का विवाह हो जाए। रंगा खुश हो गया। रास्ते में लेखक रामाराव के घर के सामने से गुजरा। वह अकेला ही अंदर गया तथा शीघ्र ही सुखद समाचार लेकर लौटा। उसने बताया कि रत्ना अभी कुंवारी है। रंगा ने स्वीकार किया कि उसे प्यार हो गया है। कई वर्ष पश्चात रंगा एक दिन लेखक को भोजन निमंत्रण देने आया। अवसर था उसके बेटे का जन्मदिन, यानी कि रंगा के बेटे श्यामा का जन्मदिन। रंगा ने अपने बेटे को नाम श्यामा बाबू के नाम पर दिया, जिनका वह आभारी था। और लेखक वहां पहुंचा था। उसने रत्ना के बेटे श्यामा की छोटी सी अंगुली में एक अंगूठी ही पहना दी। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।